हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो चाइना की कोविड सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मार्केट्स अभी कहाँ स्टैंड करते हैं एंड आने वाले टाइम में कहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में कुछ स्टॉक्स वो भी डिस्कस करेंगे जो इस कोविड सिचुएशन से काफ़ी बेनिफिट में रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले तो ऑब्वियसली चाइना की कोविड सिचुएशन ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट क्या हो रहा था कि चाइना की मीडिया रेगुलेटेड है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक न्यूज़ बाहर नहीं आ रही थी। बट अभी कहीं ना कहीं एक न्यूज़ लीक हुई है, ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि चाइना ने ऑलमोस्ट 37 मिलियन कोरोना वायरस केसेस इन अ डे रिकॉर्ड किए हैं इस वीक में। 37 मिलियन का मतलब समझते हैं आप, 3 करोड़ 70 लाख, मतलब अनइमेजिनेबल कंडीशन है ऑब्वियसली। एंड बोल रहे हैं 20 डेज ऑफ दिसंबर में अप टू 248 मिलियन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 225 करोड़, जो चाइना की ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन हो जाती है। तो ऑब्वियसली चाइना तो यानी काफ़ी टाइम लग सकता है रिकवरी होने में। बट एक बार ये हो जाएगा कि अगर इतनी स्पीड से एक्चुअल में कोरोना वायरस केसेस फैल रहे हैं तो चांसेस ये है कि विद इन 2-3 मंथ्स जो भी होना है वो हो जाएगा। ऑब्वियसली बोलना आसान है, बट जो लोग भुगत रहे हैं सिचुएशन के लिए उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल अपने अगर यहाँ बैठ के एनालाइज करते हैं तो यही है, अगर इस स्पीड से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं तो फिर मास इम्यूनिटी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो भी लॉस होना है विद इन 2-3 मंथ्स ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं इंडिया। पहले तो चाइना में क्यों ऐसा फैला है, ऑब्वियसली एक तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा था कि चाइना में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, जिसकी वजह से नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई, लोगों में इन्फेक्शन फैला नहीं। और भी बहुत कारण है, एक तो जो एल्डरली हैं उनको प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं दिए गए हैं, ब्रॉडर कवरेज नहीं हुई है। एंड ऑब्वियसली बाकी जो चाइना के जो वैक्सीन्स होते हैं उनकी एफिकेसी के ऊपर काफ़ी डाउट्स है। हु रजिस्टर्ड, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मे बी शायद 2 या 3 ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि उन्होंने शायद 7 वैक्सीन डेवलप किए हैं जो मेजर डिजीज़ के अगेंस्ट उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं। उसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बट इंडिया में एज सच क्योंकि एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी यहाँ अच्छा हुआ, लोगों में काफ़ी एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में एटलीस्ट 1 डोज या 2 डोज लग चुके हैं। उसके बाद इंडिया में काफ़ी सारे वेव्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसकी वजह से एक नेचुरल इम्यूनिटी भी बिल्ड हो गई है। तो इंडिया को ऐसे ज़्यादा वरी करने की दरकार नहीं है। बट क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, इस वजह से एक कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा ख़राब हो गया है। एंड स्टॉक मार्केट में भी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स जैसे पीएसयू बैंक्स, उनमें हद से ज़्यादा तेज़ी देखी गई थी। तो उस समय क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे बैठे थे, जिसकी वजह से वो क्या एक सेफ प्ले कर रहे हैं। एंड रिसेंसी बायस भी है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत रिसेंट में हुआ था एंड उसके बाद मार्केट्स भी अभी जून में लोज भी बनाए थे। तो इसके वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वो सिचुएशन कहीं वर्सन ना हो जाए, कोविड के नाम सुन के ही वो अपना पोर्टफोलियो बेच बेच के निकल रहे हैं। काफ़ी केसेस मैंने भी ऐसे देखे हैं, कुछ फ्रेंड्स के भी सुने हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सेलिंग भी चल रही है मार्केट में, जिसकी वजह से ओवर रिएक्शन हो रहा है। एंड ओवर रिएक्शन कब तक चलेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे हैं। अब ये वैल्यूएशन पे कब तक रहेंगे, कब तक रिकवरी आएगी, ये कहना मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन जितनी जल्दी से आ रही है उतनी जल्दी चली भी जाएगी। एंड उसके बाद इंडिया में तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हर जगह ही चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कांग्रेस है, जो इनके शायद नए सेक्रेटरी या क्या बने हैं कांग्रेस के, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, कोविड कहीं नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को इंटरप्ट करने की कोशिश है। उसके बाद अगर सेक्टर्स देखें फ्राइडे को, तो ऑब्वियसली पीएसयू बैंक जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं उन स्टॉक्स को पकड़ना नहीं चाहता जो ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके होते हैं, क्योंकि उनमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बहुत सीवियर आती है। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करने का जो हद से ज़्यादा रैली नहीं दिए हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ भी कहना मुश्किल है इस सिचुएशन में, अगर कोई भी सबके पोर्टफोलियो अच्छे खासे लाल हो रखे हैं। एंड इस समय अगर कोई ये बोलता है देखो मैंने कहा था,
तो मन करता है मुंह तोड़ दें। और कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स, आप लोगों को भी गाली देने का मन कर रहा होगा, मेरा भी करता है। ऐसे लगता है भड़ास किसके ऊपर निकालें, बट ऑब्वियसली कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके पैसे हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन किसी को नहीं पता था, ऑब्वियसली कोई कुछ भी बोले, एंड इस सिचुएशन में टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं। सब कुछ न्यूज़ बेस्ड होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स सपोर्ट पे होंगे, वो भी अपना सपोर्ट तोड़ के नीचे चले गए हैं। मतलब ऑल राउंड फॉल हुआ है, मार्केट्स में बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। अगर कोई इतना ही प्रिडिक्ट कर लेता तो कहने का मतलब है विद इन अ फ्यू डेज और वीक्स वो ज़्यादा नहीं तो 5, 10, 20 करोड़ पे ऑलरेडी बैठा होता प्रॉफिट पे, इतना प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी होती तो। बट ये सब क्या है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट्स में दो ही डायरेक्शन है, अपसाइड या डाउन साइड। तो अगर कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग तो 50% चांस तो वैसे ही राइट हो जाता है, 50% चांस तो वैसे ही हो जाता है राइट होने का। एंड उसके बाद कभी जब कोई बोल रहा है कि डाउन जाएगा मार्केट और एक्चुअली डाउन चला जाता है, तो भैया चलो मैंने कहा था। और अगर अपसाइड चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं या तो इग्नोर कर देगा, उसको डिस्कस नहीं करेगा, या फिर ऐसा करेगा कि भाई ये तो मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स का खेल है, फंडामेंटल सही नहीं है, ये वो। एक्चुअली देखिए, मार्केट्स के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। मार्केट्स जिसको बोलते हैं सर्वोपरि है, मार्केट इज़ एवरीथिंग। एंड इस सिचुएशन में किसी को भी ब्लेम करना सेंस नहीं है। थोड़ा पैनिक है, बट पैनिक जल्दी ही चला भी जाएगा। एंड मैं पर्सनली इस सिचुएशन में कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेंस नहीं बनता। मार्केट्स में ऑलरेडी जो स्मॉल कैप्स हैं, कुछ स्मॉल कैप्स तो 15-20% तक गिर चुके हैं, 25% तक गिर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें 5-10% की गिरावट और बाकी है। पर कहीं ना कहीं अगर जस्ट इन केस मार्केट्स रिकवर होने लगे तो आसानी से 20% तक आसानी से रिकवर हो जाएंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत फेवर में है। उसके बाद अगर इस सिचुएशन में टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि 18,000 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी, बट उसके बावजूद एक ही बार में उसको तोड़ते हुए मार्केट नीचे निकल गया। क्या हुआ कि 18,000 पे पुट बहुत ज़्यादा राइट हो रखे थे, एंड जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लगे तो कहीं ना कहीं वापस पुट खरीदने पड़ते हैं। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट्स में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया। एंड इसीलिए अब जो पुट कॉल रेशियो 0.72 के पास है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन पे जाता जा रहा है। 17,500 के पास मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बट ऑब्वियसली इस समय सब कुछ न्यूज़ बेस्ड है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है टेक्निकल्स के ऊपर। एंड 18,000 के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब ये है कि 18,000 को क्रॉस करना मार्केट्स के लिए एज ऑफ नाउ काफ़ी डिफिकल्ट होगा। एंड उसके बाद निफ्टी 50 को देखें तो ऑब्वियसली लास्ट 2-3 डेज में अच्छी खासी कैंडल बनी है। स्मॉल कैप मिड कैप में तो और ज़्यादा बुरा हाल है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट कैंडल जो बनी है, जो लो बना है उसी के आसपास क्लोज भी हुआ है, लोअर विक ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे दिन सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था अंटिल द एंड ऑफ द डे, कोई रिकवरी नहीं आई। तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। एंड उसके बाद अगर निफ्टी 50 के प्राइस अर्निंग्स रेशियो को अपने देखते हैं तो कोविड सिचुएशन के वक्त अपने देखते हैं, तो उस टाइम जो मार्केट है, मैं पर्सनली मार्केट्स निफ्टी 12,000 पे 18,000 है, वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है। उस समय प्राइस अर्निंग्स रेशियो क्या है वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर मार्च 7, 2020 को देखें तो 28 के पास निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो था, एंड वहाँ से डिक्लाइन होते होते ऑलमोस्ट 17 पे पहुँच गया था। एंड अभी जो है निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो ऑलरेडी 21.4 पे है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गिरावट बाकी नहीं है। अगर 17.5 तक भी जाए, और उस टाइम कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम आया था, किसी को कुछ नहीं पता था, वैक्सीन्स नहीं थे, कैसे टैकल करना है वो आइडिया नहीं था। बट एज ऑफ नाउ ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है 21.8 या 21.4, उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ कि 19 से 20 के बीच में जा सकता है। दैट मीन्स 5-10% मैक्सिमम और गिरावट हो सकती है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली 100% करेक्ट कोई नहीं हो सकता। अगर 100% करेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती या कंफर्मेशन होता तो कहीं ना कहीं फिर मैं आपके सामने यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहा होता, मुझे मार्केट से ही टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं हर दिन ऑलमोस्ट अपना पैसा डबल कर सकता था अगर 100% कन्फर्मेशन कभी भी होता तो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देखते हैं।
रेलवे स्टॉक्स भी अच्छे खासे भागे थे, IRCTC नहीं भागा था, बट अदरवाइज जैसे अरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, RVNL काफ़ी भागे थे। बट अभी कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लग सकती है, ट्रेन में रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, लोगों की ट्रैवलिंग कम हो सकती है, जिसकी वजह से रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो IRCTC हो, RVNL हो, लास्ट 3 कैंडल्स में अच्छी खासी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 75 लेवल से अभी ये 63 लेवल्स पे आ गया है। इन एंड अराउंड 15 to 20% का फॉल। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अभी इन स्टॉक्स पे फोकस रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर विद इन अ फ्यू डेज़ या वीक्स अगर इंडिया की सिचुएशन ख़राब नहीं होती है तो ये रिकवरी भी उतनी स्पीड से देंगे, क्योंकि बजट में भी रेलवे के ऊपर अच्छा खासा फोकस रह सकता है, डिफेंस के ऊपर अच्छा खासा फोकस रह सकता है। तो जो ये गिरावट हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी जाके बाय कर लो, बट कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो, इनके प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र रखो कि कब ये रिकवरी देना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद ये सब स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे वापस आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर इंडिया में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे इंडियन होटल्स, इसमें भी ऑलमोस्ट 330 लेवल से वापस ये 300 लेवल पे आ गया है। एंड लास्ट इसने थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, बट स्टिल ये भी अगेन फोकस में रह सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन विल प्ले आउट। अब कोविड सिचुएशन कैसी रहने वाली है इंडिया में, ये मैं क्या कोई नहीं बता पा रहा है, इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी पता नहीं है। बट बोला तो यही जा रहा है कि इंडिया में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली या ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट क्योंकि चाइना में इतने मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं डेली, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, तो इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना के रखना ज़रूरी है। बट एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, जितना मैं आसपास देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, एयरपोर्ट्स पे 3.5 आवर्स पहले पहुँचना है, और तो उस हिसाब से अभी तो होटल्स में बुकिंग अच्छी खासी हो रही है। बट कहीं ना कहीं सेफ्टी की वजह से ये सब स्टॉक्स अभी फॉल कर रहे हैं। उसके बाद लैंसर कंटेनर्स मैंने कई बार हिंट देने की कोशिश की, और इनफैक्ट मेंबर्स के साथ तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि मैंने अपने पूरे के पूरे शेयर्स बेच दिए हैं अराउंड 400 लेवल पे, स्प्लिट होने से पहले। स्प्लिट या बोनस, आई थिंक स्प्लिट मिला था या बोनस, जो भी मैंने ट्रैक नहीं किया उसके बाद। तो कल इसमें ऑलमोस्ट 20% का फॉल देखने को मिला है, एंड 20% का लोअर सर्किट लगा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, एक तो जो आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रैक रखना जरूरी हो जाता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है, आप अपने पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक्स रखें, मोर देन इनफ है। तो जैसे लैंसर उससे क्या होता है, हर एक स्टॉक को ट्रैक रखना आसानी हो जाता है। मैंने प्रॉफिट बुकिंग क्यों की, एंड प्रॉफिट बुकिंग हमेशा उन शेयर्स में होती है जो भागते हुए हो। गिरते हुए स्टॉक्स में पैनिक सेल कभी मत करो अनटिल अनलेस उनके फंडामेंटल्स ही बिगड़ जाएं। तो लैंसर कंटेनर्स में अब इस पॉइंट पे सेल करना मुझे सेंसिबल नहीं लगता है। बट ऑब्वियसली जो लैंसर कंटेनर्स है उसमें कुछ टाइम से प्रोमोटर भी सेल कर रहा था, एंड कंटेनर के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए थे, एंड एक समय पे ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं कंटेनर के जो फ्राइट रेट्स हैं। इस वजह से लैंसर कंटेनर्स आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत गिरना ही था। एंड कोविड के सिचुएशन से क्योंकि ट्रेड डिस्क्रप्शंस के चांसेस बन गए हैं, इस वजह से काफ़ी गिर गया है। एंड इस पॉइंट में मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करो, कि अगर कोविड और ज़्यादा वर्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये रिकवरी दे सकता है। अगैन अदानी पोर्ट्स का भी यही हाल है, इसमें कोई फंडामेंटली मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी, बट अगैन वही कि ट्रेड डिसरप्शन हो सकता है तो पोर्ट्स वगैरह की डिमांड कम हो सकती है, इस वजह से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है अदानी पोर्ट्स में भी फ्राइडे को। उसके बाद एक स्टॉक जो मैंने थर्सडे को ही रील बना के बता दिया था, थर्सडे या फ्राइडे दिन में, कि आई थिंक फ्राइडे आफ्टरनून को, कि अब मोरपेन लैबोरेटरीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। एक रील बनाया था मैंने इन लेस देन 1 मिनट, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए थे मोरपेन लैबोरेटरीज़ के बारे में, कि क्यों ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरीज़ हो सकता है कोविड न्यूज़ का। तो मैं भी इसके ऊपर प्ले कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली बहुत रिस्की हो जाती है ये स्ट्रैटेजी। बट मुझे ऑलरेडी 20% का रिटर्न मिल रहा है, एंड मैं अराउंड 40-50% रिटर्न्स में निकल जाऊँगा। एंड जस्ट इन केस अगर ये बढ़ना बंद हो जाता है तो भी मैं निकल जाऊँगा, प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बट अभी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि कोविड सिचुएशन अगर वर्सन होती है तो इसके जो काफ़ी सारे APIs हैं, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक ऑक्सीमीटर वगैरह, और जो सप्लीमेंट्स हैं अश्वगंधा, गिलोय टैबलेट्स, सब चीज़ के लिए लेकर ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। आप चाहें तो रील चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे।
उसके बाद दूसरा ऐसा स्टॉक ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों लग रहा है? एक तो ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पैरासीटामोल है इंडिया में, एंड ऑलरेडी चाइना से खबर आ रही है कि पैरासीटामोल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, तो पैरासीटामोल के प्राइसेस अगेन बढ़ सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है, और ग्रैन्यूल्स के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये स्टॉक पहले से ट्रैक कर रहा था, एंड अब कोविड के न्यूज़ से ये स्टॉक को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। एक्सक्यूज मी। जैसे मोरपेन लैबोरेटरीज़ आप देख रहे हैं, ऑल फ्राइडे को भी इसने अच्छी खासी कैंडल बनाई है, एंड मुझे ये लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। बट वापस आते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया पे। प्राइस अर्निंग्स रेशियो इसका 17 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी रीजनेबल है। पैग रेशियो 0.82 के आसपास है। सितंबर का अगर रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 13% का राइज दिखाया था सेल्स में, एंड प्रॉफिट्स भी 128 करोड़ से 145 करोड़ हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी वैसे भी फोकस में थी। डेट भी रीजनेबल है, आप देखेंगे 2:1 या 2:1 से भी ज़्यादा का 0.5 से भी कम का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 1077 करोड़ के कंपैरिजन में इक्विटी है ऑलमोस्ट 2500 करोड़ से ज़्यादा की। तो ये कंपनी को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, फंडामेंटली साउंड है, ऊपर से कोविड के न्यूज़ से भी इसको बेनिफिट मिल सकता है। एंड अगर फंडामेंटल्स देखें तो आप देखिए, जब कोविड की न्यूज़ आई तो नेक्स्ट डे इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बट फ्राइडे को फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये और वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, तो ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर दें इस वीडियो को देख के या मेरे रिकमेंडेशन पे। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप चलिए इसी बात पे, वीडियो शायद लंबा हो गया है, इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। बट अगेन कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो या तो आप खुद एनालिसिस करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।